तो दो एग्जिट पोल, मैट्रीज का, चाणक्य स्ट्रेटजीज का, दोनों ये इशारा कर रहे हैं कि महायुति महाराष्ट्र में आ रही है। कुछ यही इशारा झारखंड के बारे में भी इन एग्जिट पोल का आ रहा है। बहरहाल एक और बड़ी खबर है, मेरी सहयोगी करिश्मा आपको ब्रेकिंग सेंटर से ये खबर बताएंगी। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के मुताबिक अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 45 से 50 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 35 से 38 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाएंगी। तो ये देखिए, दूसरा सर्वे भी आया और दूसरा सर्वे भी यही कहता है कि एनडीए की बढ़त होती हुई झारखंड में दिखाई दे रही है। यानी कि दोनों ही राज्यों में अगर हम ये कहें कि बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी से जुड़ा जो गठबंधन है उसकी बढ़त होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जी करिश्मा, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन ये एक तरह से अभिषेक एक बढ़िया बात बोल रहे थे कि पिछले जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद में कोई भी अब इस पर जश्न मनाना शुरू नहीं करेगा या कोई बहुत उत्साहित नहीं होगा। हालांकि एग्जिट पोल को भी अपनी विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब वो थोड़ा और सटीक नतीजे रखें। अभी दो हमारे पास एग्जिट पोल आए हैं और दोनों ही सर्वे जो है महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनती दिखाई दे रही है और झारखंड की भी कुछ यही स्थिति है। तो ये जो शुरुआती दो एग्जिट पोल आए, दोनों महायुति और एनडीए को बढ़त दिखा, ये एक तरह से पूर्ण बहुमति दिखा रहे हैं ये दोनों। तो हालांकि ये एग्जिट पोल हैं, लेकिन फिर भी तैयारियों के लिहाज से, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, जिन मुद्दों को आप देखते हैं, उसके आधार पर आप इन एग्जिट पोल के सर्वेस को क्या कहेंगे। और राज बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष, भी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। राज बिहारी जी, आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, मेरा मानना है जब से ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल की शुरुआत हुई है, ये लगभग 90 के आसपास, तब से ही उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि पहले जो अखबारों में जो रिपोर्ट छपती थी, जब कोई रिपोर्टर किसी भी विधानसभा सीट या संसदीय सीट में कवरेज के लिए जाता था, तो लोगों से बातचीत करके और क्या होगा, क्योंकि पहले एक माहौल भी बनता था। लेकिन जब से चुनाव प्रचार के दौरान जो पाबंदियां लगी हैं, तो जनता की नब्ज को पहचानना बड़ा आसान काम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे लोग भी थोड़े से चतुर हो गए जवाब देने में, क्योंकि जितना लंबा चौड़ा आप पर्चा बनाएंगे, सवाल रखेंगे, तो लोग उतने सवाल का जवाब देने से भी कतराते, अपनी मन की बात नहीं रखते। ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा क्या है, आप केवल लोगों के अगर मिजाज को भांपें, आप घूमें, लोगों की बातचीत सुने, चाय की दुकान पे बैठें, कहीं हलवाई की दुकान पे बैठें, कहीं बस अड्डे पे घूमें। लेकिन हमने देखा है आजकल जो लोग जाते हैं, वो 10 लोगों से बस सवाल पूछा, आप किसको वोट देंगे, वो देख लेता है किसको देना है, आप कहोगे जिसको दे देंगे। तो इस कारण भी ये एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल खरे नहीं उतरते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो तरीका अपनाया जाता है एग्जिट पोल में या ओपिनियन पोल में, वो कोई वैज्ञानिक विधि से नहीं हो रहा है आजकल। आजकल नहीं हो रहा, वैसे तो वैज्ञानिक विधि होती है, लेकिन उतना आप कह रहे हैं कि उतना प्रोफिशिएंटली, उतने अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है, ऐसा आपका संदेह है? क्योंकि उनका जो साइज होता है वो भी बहुत कम, सैंपल साइज भी बहुत कम होता है। उससे आप किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी ईमानदारी की बात यह है कि मैं पिछले 40-42 साल से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन मुझसे आज तक किसी भी एग्जिट पोल करने वाले ने या ओपिनियन पोल कर आज तक नहीं पूछा। मुझसे भी नहीं पूछा। तो ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इस पर भी सवालिया निशान है। क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा था। हालांकि इस पर हम बहुत, मैं खुद एनालिसिस और रिसर्च का आदमी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इतना अवैज्ञानिक भी नहीं है। सैंपल साइज लिया जाता है, लेकिन हाँ, सैंपल साइज को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये एक बड़ी बात है। मैं शुरुआत से कह रहा हूं, दर्शकों से भी मैंने ये कहा कि हम इसीलिए सारे एग्जिट पोल को देख लेंगे, तब थोड़ा बड़ा सैंपल, अगर सब एक सुर में एक बात को कह रहे हैं, तब इसको थोड़ा एक बेहतर सैंपल साइज माना जा सकता है। और सुनील मिश्रा जी को हम देख ही पा रहे हैं, उनका तो काम यही है। और सुनील जी हरियाणा पर काफ़ी जवाब देते देते भी थक गए हैं। तो इस जो राज बिहारी जी ने कहा वैज्ञानिक पद्धति पर, इस पर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा बीच बीच में बड़ी खबरें भी हम तक पहुंचा रही हैं।
बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सब एग्जिट पोल जब तक नहीं आते हैं इसके हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि आखिर किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक और एग्जिट पोल जो सामने आया है यूपी से जुड़ा हुआ, 9 उपचुनावों में 7 सीटों को लेकर जो अपडेट सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। यूपी की 9 उपचुनावों में 7 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। मैट्रिक्स का ये सर्वे है। इससे पहले हमने आपको महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में अपडेट दी, तो आप यूपी उपचुनावों में भी देखिए एनडीए के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी कि जिन राज्यों में अगर हम देखें, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो और कुछ सीटें जहां पे उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की, वहां पर भी एनडीए का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब तक के एग्जिट पोल जो सामने आ रखे हैं। तो मैट्रिक्स का एक और एग्जिट पोल है यूपी उपचुनाव से जुड़ा हुआ। जी धन्यवाद करिश्मा, हम दोबारा आएंगे बड़ी खबर के लिए आपके पास। केम, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और एग्जिट पोल को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी एक दिलचस्प चर्चा शुरू हुई है। सुनील मिश्रा जी खुद एग्जिट पोल करते हैं, तो उनकी अपनी एजेंसी है, उनसे भी मैं बात करूँगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये इसको लेकर पहले ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा से इतने अविश्वसनीय रहे थे। एक समय था कि बड़ा इंतजार किया जाता था, कई बार सटीक भी निकलते थे, बड़े बड़े एड्स भी लगते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, या रासबिहारी जी बात कह रहे हैं कि सैंपल साइज हो या अगंभीरता आ जाना हो, ये सारी चुनौतियां बढ़ गई? रासबिहारी जी मेरे मित्र हैं, इसलिए उनकी बात मैं नहीं काटूंगा। फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट का एक रिसर्च है। उस रिसर्च में ये कहा गया है कि एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसमें बड़े सारे स्लोगन्स होते हैं, स्ट्रैटेजी हर रोज बदलता है। आप और हम सोचते हैं कि पॉलिटिशियन किस तरीके से जा रहे हैं, वो हर समय अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। और जो हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल की और इसको कंपेयर कर रहे थे हम लोकसभा चुनाव से, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैं बात कर रहा था कि फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट के जो रिसर्च है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया और अमेरिका में इसको आजमाया गया था कि कोई भी स्लोगन जो है उसका इम्पैक्ट 3 महीने तक रहता है। तो जो लोकसभा के चुनाव में स्लोगन था वो ये था कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। वो स्लोगन जो है अब धीरे धीरे फिजिल आउट हो चुका है। अब जो है कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, ये काम कर रहा है। तो ऐसे में जो ये परिणाम आ रहे हैं एग्जिट पोल, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट पोल है, लेकिन मुझे ये पहले से इस बात का अंदाजा था कि परिणाम इसके आसपास ही आएगा। नहीं, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है कि जो एक नारा था उस समय पर, और उसको लेकर बड़े मैंने देखा कि मुस्तैदी भी दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने। इसको हमने काउंटर होते हुए भी देखा कि किस तेजी से जब एक बार फिर संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी निकले तो उसको काउंटर भी किया गया। मधुकर आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। मधुकर, अभी जो 2 हमारे पास एग्जिट पोल आए हैं वो लगभग वही बता रहे हैं जो आप कह रहे थे कि शुरुआती तौर में जिस तरह बीजेपी निकली, लेकिन आपने बाद में एनालिसिस में जोड़ा था कि थोड़ा कुछ कोशिश जो है वो फिर हेमंत सोरेन की तरफ से की गई। लेकिन ये जो एग्जिट पोल अभी हम देख पा रहे हैं 2, इसके बाद में क्या ऐसा माना जाए कि कुछ कुछ ऐसा ही माहौल आपने भी देखा है? देखिए प्रवीण जी, जो मैंने कहा था, याद कीजिए 43-44 की बात मैंने कही थी, वो मैंने पुरानी चीज़ों को जो ज़मीन पर देखा था मैंने उस हिसाब से कहा था। और एग्जिट पोल भी पुराने आज जो हुआ है उसको तो एग्जिट पोल ने अपने आप में शामिल नहीं किया होगा, या आज जो बातें हुई है अब कल से लेकर के आज तक जैसे महाराष्ट्र में हुआ उस तरह के कई परिवर्तन यहाँ भी हुए हैं। जैसे कि अचानक से राजधनवार सीट जो है जहाँ से बाबूलाल मरांडी प्रत्याशी हैं, वहाँ से अचानक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी का निलंबन की खबर आ गई, और वो खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पैड पर आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ही प्रत्याशी को निलंबित कर दिया है। बाद में हेमंत सोरेन को इसको फेक लिख करके अपने पोस्ट पर डालना पड़ा, अपने फेसबुक पोस्ट पर डालना पड़ा। तो ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से जो 1-1.5-2% वोट इधर उधर होता है, या फिर जिस तरह से एग्जिट पोल किया जाता है, कोई भी करता है, तो एग्जिट पोल में कई एग्जिट पोल वाले तो हम लोगों से बात करके विचार लेते हैं। तो अब उनके एग्जिट पोल की तैयारी में मेरी भी भूमिका होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये चीजें हैं कि अंतिम तौर पर जो फ्लोटिंग वोटर 1-1.5% के हैं जी, वो फ्लोटिंग वोटर ने ही तो मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा दिया। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कही ये है। एक और मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला आपसे कि आप जैसे जो जमीन पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं, हमसे भी बहुत उम्मीद करते हैं लोग, बहुत पूछते हैं जब निकलते हैं कहीं पर चुनाव कवर करने, तो और उसमें थोड़ा सेंस भी आ जाता है। तो जो पत्रकार जमीन पर रहते हैं उनको कुछ ज्यादा आइडिया हो जाता है
मैं सुनील मिश्रा जी और कुमार राकेश भी मेरे साथ जुड़ गए स्टूडियो में। कुमार जी, आपका भी स्वागत है। जयप्रकाश जी भी बने हुए हैं। सुनील जी से भी प्रश्न लेना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। करिश्मा के पास चलेंगे, ब्रेकिंग सेंटर। देखिए, तमाम एग्जिट पोल पर लगातार हमारी नजर है कि आखिर एग्जिट पोल में जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रखे हैं, जो नंबर्स आ रखे हैं, क्या वो एग्जिट साबित होंगे कि नहीं होंगे। बहरहाल आपको कुछ और एग्जिट पोल के जो अब तक के नतीजे आए हैं वो बता देते। पोल डायरी के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। महायुति को 122 से 186 सीटें मिल सकती हैं। एमवीए को 69 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 12 से 29 सीटें मिल सकती है। ये पोल डायरी के मुताबिक एग्जिट पोल का जो ये सर्वे आ रहा है वो आपके सामने रख रही है। अलग अलग, पहले बैटरीज का भी एक सर्वे हमने आपके सामने रखा, इसके बाद एक और सर्वे हमने आपके सामने रखा, और अब जो ये सर्वे आ रहा है ये पोल डायरी के मुताबिक है, जिसमें महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार और तस्वीरें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। लेकिन 23 तारीख को जब सबके सामने नतीजे आ जाएंगे तब देखना होगा कि एग्जिट पोल आखिर कितना सही है। जी प्रवीण जी। जी, हम ये नतीजे देख रहे हैं। हालांकि अब तो मैंने जैसा कहा, शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि ये देखते चलें। ये देखना पड़ेगा मुझे। ये थोड़ा फिगर जो है बड़ा अजीब लग रहा है। 122 से 100 और ये 69 से 121 पोल डायरी ने ये जो किया है, ये इतना लंबा गैप जो होता है, सुनील मिश्रा जी, मुझे नहीं लगता कि इसको आप भी बहुत स्वीकार कर पाएंगे कि 122 से 186 का गैप कोई एजेंसी दे दे। खैर, फिर भी अलग अलग जितने भी आ रहे हैं उसमें एक इशारा तो ये मिल रहा है कि महायुति मजबूत है। एक और बड़ा सर्वे जो सामने आ रहा है वो आपके सामने हम रख दे। पीएमएआरक्यू के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। महायुति को 137 से 157 सीटें मिल सकती हैं। एमवीए की अगर हम बात करें तो 126 से 146 सीटें आ सकती हैं। अन्यों की बात करें तो 2 से 8 सीटें, यानी कि जो फिगर है वो आप समझिए 137 से 157 और 126 से 146 ये एमबीए का है। तो पीएमएआरक्यू और इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटेजीज, इसके पहले जो मैट्रिक्स का सर्वे आया और पोल डायरी के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के आसार हैं। जी, और झारखंड का भी एक डिटेल आपसे ले लेंगे। अभी तक तो हालांकि झारखंड के बारे में भी लगभग ये एग्जिट पोल जो हैं वो एनडीए की सरकार बनाती दिख रहे हैं। फिर भी ये एग्जिट पोल हैं, और एग्जिट पोल एक ही सुर में ये कहते हैं तब थोड़ा सा सोचना गंभीर हो जाता है। सुनील जी, अपनी बात, अब शायद आपका ऑडियो मिल पाए। हाँ जी। हाँ प्रवीण जी, मैं 2 चीजें। पहली चीज तो देखिए, एग्जिट पोल पे क्या है कि पिछले 2-3 बार से जो सिचुएशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच के साथ मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल करने वाले हैं, जिस तरह के वॉलंटियर्स यूज कर रहे हैं, जो आपके एक पत्रकार महोदय बोल भी रहे थे, तो किस तरह से क्वालिटी डेटा ले रहे हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं मतदाता भी थोड़ा जागरूक हो गया है, क्योंकि सर्वे के दौरान हमारे लोग भी रहते हैं, या अगर आप पत्रकार के तौर पे भी सर्वे करते हैं। एक समय था जब लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नाम लेते थे। आज उससे आप 2 प्रश्न पूछें या 20 प्रश्न पूछें, बताते हैं माहौल इनका दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब एक वोटर्स भी एजुकेशन बढ़ता है तो उनको टिच करना थोड़ा कठिन काम होता है किसी भी एजेंसी के लिए, जब इंटेलेक्चुअल स्किल्स वोटर्स की बढ़ती है। दूसरी चीजें अगर आप बात करें, मैं महाराष्ट्र में खुद ही एक पार्टी के साथ काम कर रहा था। मेरा जो अपना आकलन है, महायुति लास्ट लैप्स में पिछले 1 महीने में जिस तरह से बढ़त ली है, 135 से लेके 150 148 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, जो मेरी व्यक्तिगत 288 सीट्स पे मेरी खुद की वर्किंग अपनी है। एमडीए और महायुति में कोई बहुत ज्यादा नहीं, ओनली 1 to 1.5% वोट शेयर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो 43.4 से लेके और 44.5 के बीच में, 0.9 या 1% के करीब में एमबीए 125 से 140 के बीच में दिखेगी। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में जो तमाम एजेंसियां 79 से लेकर और 140 145 की गैप दिखा रही हैं, उसका कोई मतलब होता नहीं है। मोटे तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं महायुति गवर्नमेंट बनाने के आसपास में तो रहेगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी बहुत पीछे नहीं रहेगी। 10 से 15 सीटों का आंकड़ा, 15 से 20 सीटों का आंकड़ा, यही प्लस माइनस चीजें होता हुआ स्पेशली महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में तो सब कुछ डिपेंड करता है इन्हीं सीटों पर, कौन किसके साथ जा रहा है। कुमार राकेश जी खुद एक एनालिस्ट हैं, बड़े पुराने पत्रकार हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल भी देखते रहे, बहुत सारे नतीजे भी देखते रहे। तो कुमार जी ज़रा बताएं कि महायुति जो है वो तो लग रहा है महाराष्ट्र में मजबूत है। कुछ झारखंड की भी स्थिति लगभग ऐसी है। हमारे सहयोगी मधुकर आनंद भी शुरुआत में ही जब एग्जिट पोल नहीं आए थे तभी उन्होंने ये बात कह दी थी, और लगभग मैं देख रहा हूँ आंकड़े उसी के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाए, या आपकी एनालिसिस कुछ कहती है कि बिल्कुल इसी तरफ जाएगी चीज़ें?
ऐसा है डॉक्टर प्रवीण जी कि जो महायुति की बात हो रही है और महाविकास अघाड़ी की बात हो रही है, सुनील मिश्रा जी एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पे यहाँ पे हैं, तो मेरा मानना है कि जो आकलन है अभी, हालांकि इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जो है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया पिछली बार जो है हरियाणा के चुनाव में। और हरियाणा के चुनाव में यदि देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति को मैं याद करता हूं, अनिल विज। सारे लोगों की बाइट एक तरफ थी, अनिल विज अभी मंत्री भी हैं, अनिल विज की बाइट एक तरफ थी, वो भी ANI एजेंसी की बाइट थी कि वहाँ बीजेपी की सरकार ही बनेगी। तो मैं उस आकलन को इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश कर रहा हूं, एक तरह से देखा जाए तो। जहां तक अभी आपने बताया, पूरा समीकरण की बात कही आपने, और पूरे तरह से जो आपने यहाँ जो चर्चा हो रही है अभी, जो एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है, तो उसके आधार हैं। सबसे बड़ी बात है उसका कि क्या आपके पास इनपुट क्या है, उसका जो सैंपल सर्वे क्या है। सैंपल सर्वे मान लिया कि 1200 है या 12,000 है या 1 लाख है, तो 9 करोड़ के मतदाता में या 5 करोड़ के मतदाता में या 6 करोड़ के मतदाता में आप चाहेंगे कि आपको 2 लाख से 1 लाख के सर्वे से आपको आकलन मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन तमाम एजेंसियां हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं। पिछले देखिए अभी यदि हम देखा जाए, पिछले 20 वर्षों में एक ट्रेंड बढ़ा है, पहले ये ट्रेंड नहीं था। तो पहले जो होता था, लोग जो आकलन करते थे बूथ पे, बूथ वाला जो आकलन है चुनाव आयोग ने बंद कर दिया। अब आप क्या है कि चुनाव के बाद जो है आप अलग जा कर के लोगों से बात करते हैं। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिन्होंने चुनाव डाला नहीं, अपना ओपिनियन डाल दिया। ऐसे परसेंटेज ये भी कहानियां आई हैं, किससे आए हैं, और उन्होंने कहा मैंने उनको वोट डाला। तो अब तो मामला म्यूचुअल ट्रस्ट का है। जो सर्वेयर है वो उस पर अगले पे ट्रस्ट करेगा, विश्वास करेगा, उस पर आकलन करेगा। जो भी लड़के हैं, बच्चे हैं, उनकी ऑक्यूपेंसिव क्या है, उनकी एक्सपर्टाइज क्या है, जिस पर वो बात करेंगे। और तो मुद्दा ये है, सुनील मिश्रा जी हमारी बात से सहमत होंगे कि सैंपल सर्वे भी मैटर करता है इस तरह के एग्जिट पोल के आकलन में। तो उसमें यदि आप 9 करोड़ या 8 करोड़ या 6 करोड़ या 3 करोड़ के मतदाता को यदि हम चाहेंगे 3 लाख से हम नब्ज निकाल लें, तो वो तो चावल नहीं है कि एक चावल देखा और कदम पक गया। हालांकि देखिए 3 करोड़ में 3 लाख एक अच्छा वो है, लेकिन इतना भी होता है कि मतलब सैंपल साइज को तो खैर सैंपल साइज मैटर करता है। मेरा मामला सैंपल साइज से है। हालांकि जो फिगर है, ठीक है, मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि फिगर है वो ठीक अलग अलग, हम एक को तो सैंपल साइज क्या, लेकिन अगर सब एक ही सुर में एक जैसी बात कहें तो फिर सैंपल साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि इन सबके अलग अलग सैंपल साइज होंगे, अलग अलग जगहों के होंगे। भाई अभी तक तो जो एग्जिट पोल आए हैं वो सब महायुति की तरफ इशारा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इसी तरह एनडीए की तरफ इशारा कर रहे हैं, झारखंड में कुछ और जानकारियां आ रही हैं जो करिश्मा आपको बताएंगी ब्रेकिंग सेंटर से। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल को लेकर हम आप तक अपडेट पहुंचा रही हैं, और इसी कड़ी में जो एग्जिट पोल अब तक जो सामने आ रही है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब महाराष्ट्र में पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल सामने आया है। महायुति को 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान है। एमवीए की बात करें तो 85 से 112 सीटें मिल सकती हैं, और अन्य दलों की बात करें तो 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि अब तक के जो एग्जिट पोल आए हैं, चाहे वो मैट्रिक्स का हो, इसके अलावा चाणक्य का हो, और भी जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें महायुति की सरकार बनती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, इसके अलावा भी जो और एग्जिट पोल आ रहे हैं, इलेक्टोरल एज का भी क्योंकि एक अनुमान है वो भी यहाँ पर लगाया गया। एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में इलेक्टोरल एज का अनुमान जानकारी मिल रही है। एमवीए को महाराष्ट्र में 150 सीटें मिल सकती हैं, महायुति को 118 सीटें मिलने की संभावना, अन्य के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। तो एक बार फिर से प्रवीण जी, महाराष्ट्र में एमवीए की महायुति की जो लहर है वो देखने को तो मिल रही है, लेकिन इलेक्टोरल एज का जो एग्जिट पोल आया है वो कुछ और कहता है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, 150 सीटें, महायुति को 118 सीटें। जी ये इसीलिए तो वो चर्चा में, और इसीलिए तो आपने जोश में कही ये बात, तो ये थोड़ा जोश बना भी रहना चाहिए। ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू रहता है। सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं, जयप्रकाश जी बड़ी देर से सुन रहे हैं सभी की चर्चा को। जयप्रकाश जी मुझे बताएं, अभी आपका अनुमान, आप बड़े पुराने पत्रकार हैं महाराष्ट्र, और ख़ासतौर पे महाराष्ट्र को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा बताएं कि ये किस दिशा में जा रहा है। क्या सारे के सारे एक जैसी बात बोले तो मान लेना चाहिए कि सब एक दिशा में जा रहा है? हालांकि एक आया भी जो अभी करिश्मा ने बताया इलेक्टोरल एज का, उसकी कहानी थोड़ी दूसरी है, पर ऐसे आते हैं एक दो।
जी देखिए प्रवीण जी, मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगा कि हम अभी अभी लोकसभा चुनाव से बाहर निकले हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देख रहा है। 288 सीटें हैं, करीब 9 करोड़ के आसपास जो वोटर हैं, 9 करोड़ 70 लाख के आसपास वोटर है। 60% मतदान हुआ है। हम ये माने तो 60%, 61% मतदान ऑन एन एवरेज हुआ है 288 सीटों पर। तो करीब 6.5 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि ये चुनाव जितना महत्वपूर्ण देवेंद्र फडणवीस के साख के लिए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई उसमें जो जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है उसने। लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस को लीड करने का मौका मिला है। पूरे 288 सीटों में देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन करीब 63 सभाएं, 63 रैलियां, रोड शो उन्होंने किया है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन आपने देखा होगा 72 रैलियां और रोड शो उन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो करीब 10 रैलियां और रोड शो किए। अमित शाह ने भी तकरीबन 16 के आसपास रोड शो और रैलियां की हैं। एकनाथ शिंदे के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनको साबित करना है कि 2.5 साल उन्होंने जो योजनाएं लाई, लाडली बहन योजना हो, 3 गैस सिलेंडर की योजना हो, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी योजना है युवाओं को रोजगार इंटर्नशिप देने की योजना, जिससे डायरेक्ट कनेक्ट किया उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को। ये तमाम जो योजनाएं हैं उसको आगे उनको क्रियान्वित करना है। पूरे मुंबई एमएमआर में जितने भी टोल नाके हैं सबके टोल फ्री कर दिए गए। मुंबई में आने वाले किसी भी टोल नाके में टोल नहीं लग रहा है। लेकिन क्या ये टोल नाके चुनाव नतीजों के बाद भी फ्री रह पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हालांकि जयप्रकाश जी, अभी मुझे सुनते सुनते थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा खो गया कि मैं नतीजों के बाद वाली एनालिसिस में चला गया। थोड़ा रुक के चलेंगे इस पर, क्योंकि हाँ, अगर ऐसा होता है कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल की तरफ बढ़ते हैं तब तो ये एनालिसिस सही रहेगी। और मुझे लगता है कि मेरा जो सवाल था उसका जवाब मिल गया इससे, कि आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल की तरफ ही एग्जैक्ट पोल भी जाएंगे। भाई अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो तो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की तरफ एक एक्सेप्शन भी है, और इसी तरह झारखंड में एनडीए को एक ज़बरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है। आइए एक साथ देखते हैं सारे जो अभी तक जितने एग्जिट पोल आए हैं। इसमें मैट्रिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्लस को, यानी महायुति को 150 से 170 के बीच दिखा रहा है, कांग्रेस को 110 से 170 के बीच। वहीं चाणक्य स्ट्रेटेजीज जो है 152 से 160, और महाविकास आघाड़ी को 130 से 138। ऐसे ही पोल डायरी जो है उनका थोड़ा सा गैप बहुत ज़्यादा है, 122। ये बहुत ज़्यादा होता है किसी सर्वे में इस डिफरेंस को लिखना, 122 से 157। PMARQ जो है वो 137 से 157। अगर देखा जाए गौर से तो ज़रूर अंत वाला जो PMARQ है ये आपको 137 निचले स्तर पर दिखा रहा है, जो बहुमत से थोड़ा कम है। अदरवाइज़ हाईएस्ट साइड पर वो भी पूर्ण बहुमत दिखा रहा है। तो ज़्यादातर आपको एग्जिट पोल बहुमत के साथ महायुति की सरकार फिर से बनते हुए दिखा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर रही। विशेषज्ञों का अभी भी मानना है कि ये कांटे की टक्कर नतीजों में देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर 3-3 दल दोनों तरफ हैं, तो ऐसे में मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। तो कुमार राकेश जी, आप बता रहे थे एग्जिट पोल अभी अमेरिका में भी हुआ, कुछ दिलचस्प किस्सा आपके साथ थे भी वहाँ पर, तो थोड़ा सा वो भी शेयर करें। और दूसरा, अभी ये जो आपने एक साथ देखे हैं सब एक ही सुर में बोल रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि अब सैंपल साइज थोड़ा बड़ा हो गया इनका? मतलब अगर सबको मिलाकर रख लें एक साथ। नहीं, देखिए ऐसा है डॉक्टर प्रवीण जी, सैंपल साइज़ का मामला है वो, इसके विशेषज्ञ तो सुनील जी हैं। इसमें किस एजेंसी कितनी सैंपल साइज़ है वो डिस्क्लोज करते हैं नहीं करते, उनका मामला है, नंबर 1। नंबर 2 कि मेरा मानना है कि एग्जिट पोल में सभी एग्जिट पोल की जो कंसर्न कंपनी है उनको सैंपल साइज़ को भी बताना चाहिए, जो कि नहीं बताते हैं, जिससे लोगों को एक जो मैं एक नई बात कह रहा हूँ, जनरली लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, तो उनको सैंपल साइज बताने से वो जो उनका एक कहिए ट्रेडमार्क है या ट्रस्ट मार्क है, क्रेडिबिलिटी जो क्रेडिबिलिटी है, विशिष्टता जो है, उसको समझ में लोगों को आएगा। उससे आकलन में हम जैसे लोगों को भी और जो आकलन करने वाले हैं उनको भी मदद मिलेगी। हालांकि सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, सब अपने को बेस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ कहावत, अपनी दही को कोई खट्टा
सट्टा नहीं कहता। तो उस क्रम में क्या है कि बेचारी पब्लिक घूम फिर के बेचारी पब्लिक है, किस पे भरोसा करे किस पे ना करे। और हरियाणा ने तो पूरा एक तरह से पूरा सबके विश्वास को धराशायी कर दिया एक तरह से हरियाणा वाले चुनाव ने। तो उसके बाद से फिर से ट्रस्ट बनाना तो मतलब सैंपल सर्वे को बढ़ाना। अभी आपने अमेरिका का जिक्र किया, मैं अमेरिका चुनाव कवर किया, वहाँ हालांकि ज़्यादा परेशानी नहीं है लोगों को। वहाँ क्या है कि डेमोक्रेटिक हैं या रिपब्लिकन है या न्यूट्रल है, तो मोस्टली वोटर्स रजिस्टर्ड किया हुआ अपने आप को, लेकिन उसमें फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब चॉइस है कि यदि आप रिपब्लिकन हैं, आपको लगता है कि ये कैंडिडेट डेमोक्रेट्स हैं, तो उनको वोट दे देते हैं। तो वो जो स्विंग ऑफ वोटर्स हैं और जो न्यूट्रल हैं वो किसी को दे सकते हैं। उसको हम अपनी भाषा में भारतीय अवसरवादी कह सकते हैं। उनको जो लगा अच्छा तो दे दिया, उनको नहीं लगा तो वोट नहीं डाला। तो वो एक तरह से वोटर का ट्रेंड सेट है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में भी इस बार ऐसा हुआ कि ट्राई स्टेट है, लंबी कहानी बहुत शॉर्ट में करने की, हालांकि उसका एक थोड़ा सा आपने तारतम्य जोड़ने की कोशिश की। भारत की एक एजेंसी थी जो कि पिछली बार भी उनकी फेल हुई थी, लेकिन वहाँ सफल हो गए। तो मेरी उन लोगों से बात हुई है, कंसर्न लोगों से, तो उन्होंने क्या किया कि जो स्विंग वाले स्टेट थे, या एरिजोना है या पेंसिल्वानिया है या मिशिगन है, फ्लोरिडा, ये जो 8-9 स्टेट्स थे, इसमें 12 स्टेट्स आए जो स्विंग स्टेट्स थे, जो डिसाइड करते थे वहाँ के चुनाव को। उसी पर लोगों ने फोकस किया। मान लिया 3 नवंबर की बात करें, उस दिन पेंसिल्वानिया में 4 सभाएं थी, 2 डेमोक्रेटिक तरफ से और 2 रिपब्लिकन तरफ से, यानी दोनों के वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार भी और 2 सबकी सभाएं थी एक साथ। आप उसको कैसे रिस्पॉन्स देखेंगे, कैसे आकलित करेंगे? हाँ, मैं आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। लेकिन उसके अलावा जो है, मान लिया कि लोग मानते थे कि मान लिया मेरीलैंड है, आप घुसेंगे उस स्टेट में तो आपको सिर्फ लगेगा डेमोक्रेट ही डेमोक्रेट, हर जगह बोर्ड लगा हुआ, छोटा सा बोर्ड, हमारे जैसा पोस्टर नहीं लगता। लेकिन जैसे कि हम न्यू जर्सी की बात करें या न्यूयॉर्क की बात करें या वाशिंगटन की बात करें, कनेक्टिकट की बात करें, तो इस स्टेट में या अटलांटा की बात करें जो साथ में है, या ये डेलावेयर की बात, तो ये जो है यहाँ पे जब लोग सोचते थे ये तो न्यू जर्सी मतलब डेमोक्रेट, मतलब ये न्यूयॉर्क है तो उन्हीं का है। लेकिन इस बार जो अप्रत्याशित वोट आए हैं वो भी 226 आया है, 395 है। ये जो फिगर गया है, इसको थोड़ा संक्षेप में हाँ, मैं बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। तो वो जो स्विंग हुए हैं वोटर, वो अप्रत्याशित है। वो जो वहाँ के भी आंकड़े, वहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं था। उस सेंस को पकड़ना, ये अपने आप में आप इस विज्ञान की बात कर रहे हैं कि उसको भी पकड़ा जा सकता है। सेंस को पकड़ा जा सकता है। पकड़ने के परिप्रेक्ष्य में जो सैंपल है, मेरा मानना है कि जो भी एजेंसीज हैं, यदि ये सैंपल की बात करें और सैंपल को यदि सामने रखें, तो मुझे लगता है फिर से अपनी क्रेडिबिलिटी को पुनर्स्थापित कर सकते हैं हरियाणा चुनाव के बाद। चलिए, काफी लोग तो जुड़े ही हैं। सुनील जी इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। मोहिंदर प्रकाश जी भी मेरे साथ जुड़ गए। नहीं, मैं मोहिंदर जी से इसलिए बात करना चाहूंगा क्योंकि अभी ये सब राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल है और मेरे साथ वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही हैं। हालांकि हम जानते हैं कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो मोहिंदर जी, पहले तो आपका स्वागत है। और दूसरा, ये जो है सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही सुर में कह रहे हैं अभी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में और एनडीए की सरकार झारखंड में। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी हाँ, पहले तो सबको नमस्कार। और भारत के लोकतंत्र में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं और नहीं आता। थोड़ा बहुत अमेरिका में मज़ा आया था क्योंकि इलेक्शन थोड़ा इंडिया के जो तरीके हैं उसी तरीके से इलेक्शन हुआ, बातचीत हुई। बहरहाल मैं आज आपके विषय पे आता हूँ। देखिए, अब इस एग्जिट पोल पे कुछ भी बोलना, मेरे साथी पहले भी बोल रहे थे, कुछ भी कमेंट करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। हरियाणा में सबने हमें जिता दिया था कांग्रेस को, लेकिन नतीजा क्या निकला? लेकिन सबसे बड़ा मूल प्रश्न क्या है कि क्या जो संभावनाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, जो समस्याएं थी, क्या वो आज ख़त्म हो जाती है इस इलेक्शन से? महंगाई है, हर आदमी मानता है। बेरोजगारी है, बहुत भयंकर है। लोगों के मन में असंतोष है। दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों का जो पोल्यूशन के हाथ, क्या विकास हो रहा है, ये जीना दूभर हो गया। समस्याएं इतनी हैं, उन समस्याओं को की तरफ किसी ने ध्यान दिया क्या? क्या ये इलेक्शन, चाहे महायुति जीते चाहे महाविकास जीते, क्या ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी? इन समस्याओं की तरफ कब ध्यान देंगे हम? इन्हीं ध्यान को खत्म करने के लिए मरेंगे, मिटेंगे, इकट्ठे रहेंगे। जो अरे आप एक नारा दीजिए जो नेहरू से लेके आज तक हर प्रधानमंत्री दे के आया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे हैं भाई, एक हैं तो सेफ रहेंगे। क्या क्या मतलब था?
अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से हम तो आज तक यही सुनते आए थे। मुझे ये तो मैं करूंगा आपसे डिस्कशन, लेकिन मुझे ये बताइए, ये आपने जितनी बातें कही इससे क्या तात्पर्य कि मतदाता जागरूक नहीं है, उसको बहलाया बहकाया जा सकता है, यहाँ पोलराइजेशन से वोट हुआ है, इससे हम क्या निकालें लब्बो लुबाब? ये जो आपने सारी बातें बोली है ना, इनका कॉम्बिनेशन है। पोलराइजेशन भी हुआ, एक तरफ हिंदू और एक तरफ जबरदस्ती मुसलमानों को लपेटा गया महाविकास के साथ। अब कोई आप किसी को लात मारेंगे तो वो आपके अपोजिशन के पास ही जाएगा ना। आप मुस्लिम समाज को इतनी बुरी तरह से प्रधानमंत्री से लेकर सारे बीजेपी के जो बोलने मैं वाले समझ गया आपकी बात। कुल मिलाकर आप ये एग्जिट पोल जो है इनको खारिज नहीं कर रहे हैं, आपका ये मानना है कि ये इस दिशा में जा सकती हैं चीजें। एक बार ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं, करिश्मा कोई खबर बता रही हैं, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों से बात करते हैं। झारखंड से जुड़े सर्वे, अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो जो अब तक जो सर्वे आ रहे थे उसमें एनडीए की बढ़त बताई जा रही थी प्रवीण जी, लेकिन अब उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में जो एक और सर्वे आया है उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, एक्सिस माय इंडिया का ये सर्वे है जो कहता है कि इंडिया ब्लॉक को यहाँ पे बढ़त है। 53 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। एनडीए थोड़ा सा पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें यह बताया गया कि किसी भी क्षेत्र में एनडीए को बढ़त नहीं है। तो बड़ी खबर आपके सामने झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई बताया जा रहा है, इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर बढ़त है। एक बार फिर से देखिए, एग्जिट पोल पे थोड़ा सा विश्वास करना, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल के जो सर्वे हैं वो अलग अलग है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुताबिक भी जो एक एग्जिट पोल का सर्वे आया है वो भी जान लीजिए। एनडीए को मिल सकती है 45 से 50 सीटें और चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुताबिक इंडिया ब्लॉक यहाँ पे थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि टफ फाइट देता हुआ दिखाई दे रहा है। 35 से 38 सीटें, अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। जी, अब पैनल बड़ा है तो जरा क्विक कमेंट्स पर जाएंगे। राज बिहारी जी, 81 सीटें, हम बहुत कम बात झारखंड पे इसलिए कर पाए क्योंकि मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना, मेरा अनुभव भी ये कहता है कि जो छोटे राज्य होते हैं, कम सीटों वाले राज्य होते हैं, वहाँ पर एग्जिट पोल से कोई अनुमान निकालना हमेशा टेढ़ी खीर होता है। वो हरियाणा की बात तो ठीक है, हरियाणा में एक सुर में हवा के साथ में सब चले गए, लेकिन वैसे भी छोटे राज्यों में बड़ा मुश्किल होता है। बस ज़्यादा सीटों पर कई बार गणित या अंदाजे ठीक बैठ जाते हैं। बहरहाल हम देख रहे हैं एक्सिस माय इंडिया, कई उनके ठीक भी निकले, कई गड़बड़ाए भी हैं, और चाणक्य, दोनों को अगर देखें तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बात कह रहे हैं। ये क्या कम सीटों की वजह से, या आपको लगता है उतना ही कंफ्यूजन या रस्साकशी है? देखिए, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, उसका अब एग्जिट पोल देख लीजिए। एग्जिट पोल सब धरे के धरे रह गए थे। लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे एग्जिट पोल खरे नहीं उतरे, और जहाँ तक हरियाणा की बात है वहाँ तो सभी एकदम फेल साबित हुए। लेकिन जहाँ देखिए, हम एग्जिट पोल पे अगर बात ना करने के बजाय अगर हम अपनी राय रखें तो हम ये देखते हैं कि झारखंड में बीजेपी चुनाव से पहले ही, मतलब एनडीए चुनाव से पहले ही बढ़त बना चुका था। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी वाला गठबंधन कमज़ोर साबित हो रहा था। लेकिन अगर आप देखें पहले के मुकाबले कि जिस तरह से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रणनीति बनाई थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रणनीति बनाई थी, मुझे ध्यान है कि दिल्ली का कोई भी पत्रकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की बात ही नहीं कर रहा था। वो 50-60 मान रहा था, 50-60 पे बीजेपी अटक जाएगी। छत्तीसगढ़ में और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब कह रहे थे। राजस्थान की बात थोड़ी अलग थी क्योंकि वहाँ लगातार पलटी मार रह होता है। लेकिन हम अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो ये कहा जा रहा था कि जो बहुत सारे दिल्ली के पत्रकार हैं या वो तो ये मान के चल रहे थे कि जनता कांग्रेस का चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। हमें कई ऐसे पत्रकार मित्र मिले जो कहते नहीं, जनता कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है। लेकिन खुद ही कह रहे थे, उन्होंने तो सारे मुद्दे गिनाए थे। लेकिन जब हमने हरियाणा के पत्रकारों से बातचीत की चुनाव से पहले, तो सबने माना कि वहाँ हवा बदल चुकी है और बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन ये तो अब एग्जिट पोल की बात है और सभी के अपने अपने अलग अलग आकलन होते हैं जी। लेकिन कितने आकलन खरे उतरते हैं, मैंने ये देखा है कि अगर आप ईमानदारी से अगर आकलन करें जी, तो ईमानदारी से आकलन करने मतलब थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हम प्रिजुडिस हो जाते हैं।
हमने दिल्ली में भी देखा है, हम भी हुए हैं, ख़ास तौर पे 2013 की अगर बात करें हम, तो आम आदमी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं लेने वाला था, लेकिन उसने इतिहास बदल दिया। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि अगर हम ईमानदारी से आकलन करें और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अगर आकलन करें, मेहनत करें, तो हम एक सही आकलन साबित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम किन्हीं कारणों से पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हो जाते हैं या पूरी मेहनत नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है इसी तरह से जो ये ऐसा नहीं कि इसके विज्ञान पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाए। हाँ, ये नहीं, मेरे देखिए विज्ञान पे इसलिए क्योंकि हमने भी ये पढ़ा है और हमने भी कई बार, ऐसा नहीं है, हम भी अखबार में रह के अपने संवाददाताओं के माध्यम से ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ये सब करते रहे। लेकिन मेरी एक समझ में नहीं आता कि आप नहीं एक वैज्ञानिक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जिट पोल करते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं, वो भी बैठे हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी बैठे हैं। अगर आपने 100 लोगों से ये पूछा कि आप किसको वोट दे रहे हैं, तो जाहिर है 100 में से अगर 60 ने कहते हैं हम ए को वोट दे रहे हैं, 40 ने हम बी को वोट देते हैं, तो आंकड़ा आना चाहिए ना। ये आंकड़ा आ रहा है कि 122 से लेके 182 तक। अच्छा, आपने अखबार की बात करी तो दैनिक भास्कर का भी एक आ गया है, वो क्या कह रहे हैं जरा करिश्मा बताएंगी, वो भी सुन लेते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर संजय कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुनील जी के पास भी जाना। मोहिंदर जी आपके पास आता हूं पहले तो, लेकिन उससे पहले जरा ये ब्रेकिंग सुनिए जो हमारी सहयोगी करिश्मा बता रही है। बिल्कुल, और देखिए हम यहाँ पे बात कर रही हैं कि एग्जिट पोल में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, तो एक और एग्जिट पोल आपको बता दें, और यहाँ पर भी महाविकास अघाड़ी की बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में, महाराष्ट्र हंग असेंबली, महायुति को 132 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 134 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। तो दैनिक भास्कर का ये एग्जिट पोल है जो महाविकास अघाड़ी को बढ़त देते हुए दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता देते हैं, जो एक बड़ा सर्वे और आया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, SAS का बड़ा सर्वे, महायुति को महाराष्ट्र में 127 से 135 सीटें मिल सकती हैं, और इसमें भी MVA को बढ़त दिखाई गई है, 147 से 155 सीटें, अन्य के खाते में 10 से 13 सीटें जाने की संभावना है। जी, अब इस पे चर्चाएं जो है वो बढ़ती चली जाएंगी और ये होता है एग्जिट पोल के साथ में। मोहिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अब जरा क्विक कमेंट लूंगा क्योंकि पैनल बड़ा है। डॉक्टर संजय कुमार से तो मैं कमेंट ही नहीं ले पाया हूं अभी तक। मोहिंदर जी आप अपनी बात कहें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ, मेरे साथी जो अभी बात कर रहे थे जी। अगर आप 2024 का लोकसभा का इलेक्शन देखें, यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश खास तौर पे, जितने भी सर्वेक्षण थे हमारे भी, वो ये कहते थे कि अयोध्या से लेकर जहां प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं वाराणसी, वहां आसान जीत नहीं होगी, और जीत तो होने की संभावना है ही नहीं, मार्जिन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हुआ पूरा उल्टा इसलिए हुआ, जो कारण आज आप बता रहे हैं। बीजेपी तो अपना एक ही राग लेके चलती है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन जो दूसरे कारण है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और वो लोकसभा के 2024 के इलेक्शन ने दिखाया कि प्रधानमंत्री को जीतने में कठिनाई हुई। वो कोई आकर्षक जीत नहीं थी उनकी, जो प्रधानमंत्री का उनका ऑरा था और जिस तरह से दूसरे लोग जीत रहे थे, और राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से जोर डाला गया था, राहुल गांधी से स्मृति ईरानी हार जाएंगी ये तो सब मान के चल रहे थे, लेकिन उनके असिस्टेंट से हार जाएंगी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मोहिंदर जी, एक तो पुरानी बात हो गई, दूसरा इनको एनालाइज करेंगे हम लोग। अभी तो ये है जिसकी सरकार बनी वो बैठेगा सत्ता में, और सरकार की पूरी जुगत है। हरियाणा में भी ये सारी एनालिसिस करेंगे। आपकी सारी बातें ठीक है, इन पे कई बार बात हुई। डॉक्टर संजय, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा, झारखंड पर आपसे बड़ी लंबी बात हुई थी और अभी आप महाराष्ट्र का भी देखना चाहेंगे, तो दोनों तरफ के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर मैं आपकी एक तो रिएक्शन भी चाहूंगा, दूसरा झारखंड को लेकर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक्सिस का अलग, चाणक्य का अलग, बड़ी कांटे का मुकाबला है, तो क्या कम सीटों की वजह से कंफ्यूजन होता है और इसी वजह से कुछ ऐसी स्थिति भी बनती है कि यहां पर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और आखिर तक कुछ पता नहीं लग पाता है? नहीं, झारखंड के बारे में चूंकि ठीक है 81 सीटें हैं वहां, लेकिन जिस तरह से सीटों का गणित वहां पर है, अब 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है। अगर अलग अलग अलायंस की बात की तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो एक्सेप्टेंस है। कल्पना सोरेन एक जिसको कहते हैं ना कि एक
बड़ी ही स्टार प्रचारक के तौर पर, एक उभरती हुई नेत्री के तौर पर अपने को साबित की है झारखंड के मैदान। लेकिन जो कमजोर कड़ी उनकी है, 30 सीटें कांग्रेस को उन लोगों ने दे दी है, 7 सीटें आरजेडी को दे दी है, 4 सीटें सीपीआई-एमएल को दे दी हैं। पिछली बार सीपीआई-एमएल इनके साथ नहीं थे। अब कांग्रेस के एक बड़े नेता जो प्रचार में गए थे, उनको पता ही नहीं था कि कौन कौन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार खड़े। अब्दुल गनी मीर जाते हैं, वो जो जम्मू कश्मीर के विधायक भी हैं और झारखंड के प्रभारी भी हैं, उन्होंने तो कह दिया कि घुसपैठिए को भी हम सिलेंडर देंगे। प्रवाह में ही बोल गए, कहे कि सोच चाहे जो हो, लेकिन जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके सबको लाभ देंगे। तो अगर झारखंड में कमजोर कड़ी कोई साबित हो रही है तो वो साबित हो रही है कांग्रेस। अब देखते हैं कांग्रेस कितना परफॉर्म कर पाती है। 5 अगर प्रमंडलों को बांटे, कोल्हान, संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू, तो अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि कोल्हान और संथाल में अगर इस बार बीजेपी या एनडीए, जो जेडीयू को भी साथ में लेकर चल रही है, आजसू को भी साथ में लेकर के चल रही है और लोजपा को भी साथ में लेकर चल रही है। पिछली बार वो संथाल में तो 4 सीटें जीत गई थी, कोल्हान में की 14 सीटों में एक भी सीट इनके हिस्से में नहीं आई थी, 4 अन्य लोग जीत गए थे। तो अगर संथाल और कोल्हान दोनों में ये 10 सीट या 12 सीट भी अगर ले आती है एनडीए गठबंधन, तो मैं समझता हूं कि झारखंड में एक मजबूत मुकाबला, जिस नेक टू नेक फाइट के बारे में करें, एक जयराम महतो एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं वहां, और चूंकि वहां महतो पॉपुलेशन जो है वो 16% है झारखंड में, तो उनकी स्वीकारिता है जो न एनडीए के साथ है न इंडिया के साथ। अगर जयराम महतो 2-3 सीटें जीतने में कामयाब हो गए, कुछ जगह ट्रायंगुलर फाइट है, यहां तक कि इंडिया गठबंधन भी 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट में है, तो अगर 2-3 सीटें जो ट्रायंगुलर फाइट में इंडिपेंडेंट को आ जाता है, यही 5-6 जो सीटें होंगी वो झारखंड के गणित को कहीं और लेकर के चली जाएगी। लेकिन हाँ, 3-4 जो सर्वे आए हैं, कहीं एनडीए को एज दे दिया जा रहा है, किसी में इंडिया को एज दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर ही लड़ रही है, कांग्रेस कितना परफॉर्म कर पाएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। नहीं, बड़ी अच्छी मुझे आपके ना, आपने पहले ही बता दिया है कि इसमें कमजोर कड़ी क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक एज एनडीए को यहां पर मिल सकता है। अभी मेरे सहयोगी केएम और सुनील मिश्रा जी, इन दोनों से मैं बड़ी देर से कुछ नहीं, जयप्रकाश जी भी बैठे हैं, तो फटाफट एक बार करिश्मा के पास चलते हैं, कुछ खबर है झारखंड से रिलेटेड है और उसके बाद बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। बिल्कुल, और ये एग्जिट पोल आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि देखिए अब तक जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो लगातार बढ़त दिखा रहे थे एक दल की, लेकिन इस एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि किसी भी दल को बढ़त नहीं मिली है। दैनिक भास्कर का झारखंड में एग्जिट पोल में किसी को बढ़त नहीं दी गई है। एनडीए को 37 से 40 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान है, और इंडिया गठबंधन को 36 से 40 सीटें मिल सकती है, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो बड़ी खबर झारखंड के चुनाव से जुड़ी हुई, जो कि दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है झारखंड से जुड़ा हुआ, वो ये कहता है किसी दल को बढ़त नहीं है। वहीं यूपी उपचुनाव से जुड़ा हुआ एक एग्जिट पोल भी आपको जल्दी से बता देते हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रही है कि यहां पर आखिर किसकी बढ़त है। यूपी के 9 उपचुनावों में 7 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। मैट्रिक्स का ये जो एग्जिट पोल है कि 9 सीटों में से 7 सीटें एनडीए को दी जा सकती हैं। यूपी के उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। जी हाँ, मुझे लगता है मैट्रिक्स का ही अभी तक एक ये उपचुनाव पर आया है सर्वे। इस पर मैं चाहूँगा कि अभी हमारे सहयोगी केएम अगर हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगा केएम मुझे थोड़ा सा बताएं, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, उसके बाद में क्या ये सारे सर्वे को पॉलिटिकल पार्टी कितना देखती है, इसका कितना असर उन पर पड़ता है, या वो पिछले जो भी कुछ होता रहा एग्जिट पोल के साथ में उसके बाद, और हम देख रहे हैं कि सभी प्रवक्ताओं को भी एक तरीके से कह दिया गया है कि इस पर कुछ नहीं कहना है। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से जब बात की गई तो नहीं, इस पर कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है। तो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ ये जो अभी हम कर रहे हैं या नतीजे दिखा रहे हैं इनके एग्जिट पोल के, इनको लेती हैं? देखिए, जो राजनीतिक दल हैं, दोनों दलों से बात होती रहती है, और जो बाकी छोटे घटक दल हैं उनसे भी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही थी उस समय से इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि हम हरियाणा के बाद जो माहौल बना है उसको हम झारखंड में और महाराष्ट्र में बरकरार रखेंगे। जो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है वो ये चिंता की बात है कि जिस तरीके से इन्होंने संविधान को बचाने की बात की, आरक्षण को खत्म करने की बात की, उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से वो चल गया, महाराष्ट्र में चल गया,
लेकिन जो बार बार आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, वो एक बड़े जो बड़ी पेरीफेरी है उसको ये बात समझ में नहीं आती है। कहती है कि जातीय जनगणना करके जो एक रिजर्वेशन का 50% का दायरा है उसको तोड़ देंगे। 50% का दायरा अगर आप तोड़ देंगे तो रिजर्वेशन किसको देंगे आप? तो इसका मतलब है कि एक फॉरवर्ड क्लास का लोग जो है 50% जिसका नेतृत्व है उसको आप रिड्यूस करके 4% कर देंगे। भारत में उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिल नहीं सकता, तो सवाल है कि ठाकुर, पंडित, बनिया, ब्राह्मण ये कहाँ जाएंगे? तो ये बात जो है राहुल गांधी का ये नारा इन लोगों को समझ में बात नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब चीज़ें पलटती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने में कामयाब हो गई है। जी मैं सुनील जी आपके पास थोड़ा डिटेल में आपसे बात करना चाहता हूं, एक ब्रेक पर जाना है। उससे पहले मधुकर मुझे ये बताएं कि क्योंकि यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है जो अभी केम ने उठाया है, डेमोग्राफिक चेंज या आदिवासियों वाली जो बात थी जिसको एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के चुनाव में बनाया। मधुकर, इसका कितना असर हुआ है? देखिए प्रवीण जी, मैं शुरुआती दौर से ही बोल रहा हूँ, लंबे समय से कम समय मिल पाया क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत हम लोगों ने देखी है। देखिए पिछली बार 46 सीटें आई थी जो कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है उसको। अब 46 सीटों में जो कोल्हान में कम से कम जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी तो जाएगा, ये माइनस होगा। इसके बाद मीरा मुंडा है, खुद चंपाई सोरेन है, 4 सीट तो सामने दिखाई दे रही है। तो 46 में 4 सीट गई तो ऐसे ही 41-42 पर आ गया जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन। उसके बाद आजसू और बीजेपी के साथ लड़ने के कारण तकरीबन, अब जैसे जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूँ, इस खिजरी विधानसभा में 28,000 वोट केला छाप या आजसू ने लाया था और हार जीत का फैसला हुआ था 7,000-6,000 पर। तो दोनों अब इस बार मिल के लड़ रहा है। तो इस तरह से तकरीबन 5 से 7 सीटें हैं, तो 7-4-11 सीट तो प्लस पॉइंट में दिखता है, इसमें सर्वे की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे हालात में जो चीजें हैं वो बताने के लिए जो जमीन पर काम किए हुए लोग हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। और इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में ही ये कहा था कि सर्वे वाले तो हम लोगों से बात हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग, मैं मुझे यही पॉइंट आपका पकड़ में आया था, मैं इस पर बात भी करना चाहता हूं कि जो पत्रकार होते हैं, राज बिहारी जी हैं, कुमार राकेश जी हैं, आप हैं, केएम शर्मा हैं, इनसे भी बहुत लोग बातचीत करते हैं। तो सुनील मिश्रा जी कितने लोगों से कंसल्ट करते हैं, पत्रकारों से, और सचमुच कितने सैंपल साइज लिए जाते हैं?